वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सी ए राजेश भाऊवाला फ्रॉम सूरत। ये वीडियो हम बजट 2021 के प्रावधानों को डिस्कस करने के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे पास काफ़ी फ़ोन आ रहे थे कि इस बजट में ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए क्या है। तो यह बजट ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। और इस बजट की जो सबसे खास बात है वो पीएलआई स्कीम के लिए फंड्स अलोकेट करने वाली बात है। सरकार द्वारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की जो योजना लागू सरकार कर रही है और जिसके लिए 13 सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसमें सरकार आने वाले 5 सालों में 1,97,000 करोड़ रुपए की असिस्टेंस इंडस्ट्री को देने वाली है, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर को भी 10,683 करोड़ की असिस्टेंस मिलने वाली है। इससे सूरत को काफ़ी बेनिफिट होगा। टेक्सटाइल सेक्टर में सरकार ऐसा अनुमान है 100 करोड़ तक की यूनिट्स के लिए, 100 करोड़ से 400 करोड़ तक की यूनिट्स के लिए और अबव 400 करोड़ की यूनिट्स के लिए इस स्कीम में सीड कैपिटल या अन्य किसी भी तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्कीम लेकर आने वाली है। इसके अलावा मेगा टेक्सटाइल पार्क भी सूरत में आ सकता है और ये मेगा टेक्सटाइल पार्क प्लग एंड प्ले के मोड पर होगा, जिसमें यंग एंटरप्रेन्योर को काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। उसे रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम से भी उसे मुक्ति मिलेगी। टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी पीएलआई सेक्टर में लिया गया है। जो सोलर पावर की जो यूनिट्स पीवी यूनिट्स हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं, उन्हें भी इस सेक्टर में पीएलआई सेक्टर में लिया गया है। जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो एपीआई हैं, उन्हें भी इस पीएलआई सेक्टर में लिया गया है, जो भी अभी काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो यह इस बजट की सबसे खास बात है कि इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सरकार काफ़ी इंसेंटिव्स दे रही है। फ्रेंड्स, सरकार पिछले 1-1.5 सालों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ के लिए बहुत काम कर रही है। उसी कड़ी में है मैं इस बजट को देखता हूं, चाहे वह एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर है, चाहे टेक्सटाइल सेक्टर है, सब में सरकार द्वारा कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है, इंटरेस्ट सब्सिडी दी जा रही है, पावर टेरिफ की सब्सिडी दी जा रही है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का 2 साल तक का पीएफ भी, दोनों का कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही भरा जाएगा। और भी बहुत सारे, जिस टेक्सटाइल पार्क को डेवलप करने के लिए डेवलपर को सब्सिडी दी जा रही है। तो ये बहुत सारी चीजें सरकार इंडस्ट्री के लिए कर रही है। मैं समझता हूँ ये हम लोगों ने पिछली बार भी एक बुकलेट इसके बारे में रिलीज की थी। आने वाले समय में भी हम एक और बुकलेट इंडस्ट्री इंसेंटिव्स के बारे में रिलीज कर रहे हैं, तो वो आप इसका जरूर बेनिफिट लें। आने वाला टाइम इंडस्ट्री के लिए गोल्डन टाइम है। जहां तक बजट में टैक्सेशन के प्रावधान का सवाल है, टैक्स की रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो कुछ बदलाव है मैं आपको संक्षिप्त रूप से थोड़ा बताना चाहूँगा, और डिटेल के लिए हमारी जो बजट बुकलेट है उसे आप रेफर कर सकते हैं। एक यूनिट लिंक्ड पॉलिसी का प्रोडक्ट होता है, तो सरकार ने उसे यूनिट लिंक्ड पॉलिसी को, यदि आपका 2.5 लाख रुपए से ऊपर का एनुअल प्रीमियम जा रहा है, तो उसके लिए सरकार ने उसे, यदि जब मैच्योरिटी पर पहले वो टैक्स फ्री होता था, अभी सरकार ने उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से 10% टैक्सेशन के स्लैब में रख दिया है। दूसरा जो इंडस्ट्री को इफेक्ट करने वाला प्रोविजन है कि जो आप अपने एम्प्लॉय का पीएफ और ईएसआई का कंट्रीब्यूशन काटते हैं और उसे टाइमली जमा नहीं कराते हैं, जैसे जनरली ड्यू डेट 15 तारीख है और आपने 16 को जमा कराया, तो जितना एम्प्लॉय का पीएफ ईएसआई का कंट्रीब्यूशन है वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाता है और आपके पेमेंट आपने 2 दिन लेट किया लेकिन आपको उसकी छूट नहीं मिलेगी, तो उस पर एक तरह से आपको 30%
टैक्स देना होता है। तो इसके लिए मैंने बहुत सी ऑडिट्स में देखा कि एक दिन के डिले के लिए भी उन्हें उस अमाउंट पर 30% टैक्स भर देना पड़ता है। तो सर इसके लिए इसका खास ध्यान रखें। कुछ हाई कोर्ट्स ने एसएससी के फेवर में जजमेंट दिए थे, इसके लिए सरकार ने अभी इसे एक्ट में ही प्रावधान कर दिया है। तो अब इसके लिए इस प्रोविजन का खास ध्यान रखें। ऑडिट से रिलेटेड एक प्रावधान सरकार ने पिछले साल लेके आई थी सरकार की, ऐसे करदाता जिनका 95% टर्न पेमेंट और 95% रिसिप्ट यदि चेक से ही हो रहा है, अदर देन केस हो रहा है, तो उन्हें ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। उस टर्नओवर की सीमा को भी 10 करोड़ कर दिया गया है। यदि आपका 95% पेमेंट और रिसिप्ट चेक से है तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। हालांकि टीडीएस के प्रावधान आप पे लागू होंगे, और हालांकि ये बात अलग है कि प्रावधान आने के बाद भी 70% लोग फिर भी ऑडिट करवा रहे हैं, क्योंकि कंप्लायंसेस टीडीएस के, टीसीएस के, जीएसटी के इतने बढ़ गए हैं कि बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि वो डे टू डे डीपली इन सब प्रावधान का कंप्लायंस देख सके। तो लेकिन इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। रियल एस्टेट सेक्टर को भी सरकार ने काफी रिलीफ दी है। जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो के अंदर जो 100% टैक्स एग्जम्पशन बिल्डर्स को मिलता है, वो 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहा था। सरकार ने उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। वो अब 31 मार्च 2022 तक यह प्रावधान लागू रहेगा। और अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत भी जो प्रोजेक्ट बनेंगे उसमें भी 100% टैक्स एग्जम्पशन दिया गया है। और जो बायर है, उस बायर को भी जो 45 लाख तक का मकान जो खरीदता है, उसे भी अभी 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इंटरेस्ट में छूट मिलती है, जो 2 लाख की हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की छूट के अलावा है। तो वो छूट भी उसे अभी, ये वो छूट का एक्स्ट्रा छूट का प्रावधान भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कुछ अभी जो आयकर जो रिटर्न भरते हैं उसका जो असेसमेंट होता है, उससे रिलेटेड प्रावधान सरकार उसमें काफ़ी चेंज कर रही है और उसे थोड़ा स्पीड अप करने की कोशिश कर रही है। तो इसके लिए सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की भी जो अंतिम तारीख है, वो पहले 31 मार्च हुआ करती थी, इस साल तक 31 मार्च है, उसे कम करके 31 दिसंबर कर दी है। हमारी नॉर्मल ड्यू डेट नॉन ऑडिटेड के लिए 31 जुलाई रहती है, ऑडिटेड के लिए 31 अक्टूबर रहती है। लेकिन उसके बाद भी यदि कोई मिस्टेक रह गई तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं 31 मार्च तक। या कोई आदमी ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भर पाता है तो वो 1,000 रुपये, 5,000 रुपये या 10,000 रुपये की लेट फीस भरकर रिटर्न भर सकता है। लेकिन अभी वो प्रावधान 31 दिसंबर तक ही कर दिया गया है। यदि आपका रिटर्न में कोई मिस्टेक है, आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर तक ही कर पाएंगे। उसके बाद का साइट आपको रिटर्न भरने के लिए अलाउ नहीं करेगी। और उसके बाद 31 दिसंबर तक जैसे ही आप रिटर्न भरेंगे, अपना कंप्लीट कर देंगे, अंतिम तिथि है, उसके बाद आपको 6 महीने के अंदर अंदर सरकार, आयकर विभाग, यदि आपका केस स्क्रूटनी में सेलेक्ट हुआ है तो आपको 30 जून तक आपको नोटिस मिल जाएगा और 31 दिसंबर तक आपका स्क्रूटनी का असेसमेंट होकर आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए सरकार चीज़ों को स्पीड अप कर रही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो सरकार ने ट्रेड और इंडस्ट्री को दिया है कि पहले 6 साल तक आपको ये एक दिमाग में प्रेशर रहता था कि भाई कभी भी आपका केस रीओपन हो सकता है, स्क्रूटनी में आ सकता है। लेकिन अब वो पीरियड घटाकर 3 साल कर दिया गया है। 3 साल से पहले के जो भी आपके असेसमेंट है, वो भी रिटर्न है, वो फाइनल हो जाएंगे। उसमें उसके बाद आपको उस रिटर्न से रिलेटेड आप मानसिक शांति अनुभव कर सकते हैं। केवल ऐसे कुछ केसेस में जहां 50 लाख से ऊपर की आय के ऊपर चोरी का मामला होता है, वहां 10 साल तक के रिटर्न रीओपन किए जा सकते हैं। उसके बाद एक जो टीडीएस से रिलेटेड एक काफी लोगों को इफेक्ट करेगा कि जिनका टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ऊपर है, उन लोगों को, ऐसे लोगों से जो माल परचेज करते हैं, और
किसी एक व्यक्ति से माल परचेज करते हैं और उसका पूरे साल में 50 लाख से ज़्यादा का माल परचेज करते हैं तो उस पर 0.10% की रेट से टीडीएस काटना होगा। आपको ध्यान होगा पिछले साल ये जवाबदारी सेलर पर डाली थी कि यदि कोई आप 50 लाख से ऊपर का माल किसी को सेल करते हो तो आपको 0.1% से आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। लेकिन अब सरकार ने ये लाइबिलिटी बायर पर डाल दी है। हालांकि वो प्रावधान भी खत्म नहीं किया है, लेकिन ज्यादातर जब काफी प्रावधान काफी जो ट्रांजेक्शन वो इसी टीडीएस में कवर हो जाएंगे। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये केवल माल पर ही लागू है, यह सर्विसेज पर लागू नहीं है। जैसे आप कोई डाइंग हाउसेज से जो वर्क कराते हैं, एम्ब्रॉयडरी से जो वर्क कराते हैं, कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस लेते हैं, ट्विस्टिंग जो वर्क कराते हैं, यान जो वर्क कराते हैं, तो उस पर ये लागू नहीं है। उस पर वैसे भी 194C लागू है। तो जिस ट्रांजेक्शन पर कोई दूसरा टीडीएस का प्रावधान लागू है और टीडीएस काट लिया गया है तो आपको दोबारा फिर इस पे काटने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड इनकम पिछले साल से टैक्सेबल कर दी गई है और डिविडेंड इनकम पर इसलिए एडवांस टैक्स लायबिलिटी भी आपको भरनी होती है। लेकिन डिविडेंड सरकार ने यह कह दिया है कि डिविडेंड जिस महीने में आपको रिसीव होता है उसके बाद जो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट आ रही है उसी में ही आप अपना एडवांस टैक्स भर दीजिए। यदि डिविडेंड की वजह से आपका एडवांस टैक्स शॉर्ट भरा गया है तो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना होगा। इसके अलावा जो सेटलमेंट कमीशन जो सर्च केसेस मेनली में सेटल करने के लिए जो कॉम्प्लिकेटेड सर्च केसेस हो जाते थे उसको सेटल करने के लिए सेटलमेंट कमीशन की व्यवस्था सरकार की तरफ से थी। सरकार ने सेटलमेंट कमीशन को अभी खत्म कर दिया है और इससे थोड़े जो कॉम्प्लिकेटेड सर्च केसेस हैं उनको कई बार सल्टाने में जो एक रिलीफ मिल जाता था वो अब व्यवस्था अवेलेबल नहीं होगी। और जो सरकार फेक इनवॉइसेस को लेकर सरकार ने काफ़ी कड़े प्रावधान किए हैं और उसमें पेनल्टी के अलावा अटैचमेंट के पावर भी दिए गए हैं, प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी हो सकती है। तो फेक इनवॉइसेस के ऊपर सरकार धीरे धीरे बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रावधान कर रही है और आने वाले समय में ये जीएसटी, इनकम टैक्स और मैं बहुत सारे इतने पेनल्टी से लेके प्रोसिक्यूशन तक, प्रॉपर्टी अटैचमेंट तक इतने कड़े प्रावधान कर दिए हैं कि मैं समझता हूँ कि शायद ट्रेड और इंडस्ट्री में इस तरह की अवेयरनेस नहीं है कि फेक इनवॉइसेस गलती से भी यदि ले लिए जाएं तो उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट और पेनल्टी लग सकती है। तो इसका खास ध्यान रखें और अपने सप्लायर का केवाईसी जरूर करें। चैरिटेबल ट्रस्ट को लेकर भी सरकार ने काफ़ी चेंजेस किए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि आप यदि किसी एक वर्ष में अपनी आय से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ हो जाता था, लेकिन अब वो सेट ऑफ आप नहीं कर सकेंगे। यदि आपने एक्सेस खर्च कर दिया है तो वो आपका लैप्स हो जाएगा। तो इसलिए चैरिटेबल ट्रस्ट अपने खर्च करते वक्त उस प्लानिंग का ध्यान रखें। जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, जीएसटी के अंदर सरकार ने कुछ चेंजेस जो अमेंडमेंट्स किए हैं, हालांकि वो नोटिफाई नहीं हुए हैं, वो नोटिफाई का एक अलग प्रोसीजर है, सब स्टेट असेंबलीज भी उसको पास करेगी, उसके बाद वो होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है कि आप अपने सप्लायर के द्वारा जो आप सप्लायर से आपने माल खरीदा है उसकी जीएसटी क्रेडिट आपको तभी मिलेगी जबकि सप्लायर ने जीएसटी-R1 अपलोड कर दिया है और आपके 2A में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। पहले भी ये प्रावधान रूल 36(4) के माध्यम से लाया गया था, लेकिन हाईकोर्ट्स में चैलेंज हुआ और काफ़ी डिस्प्यूट्स में रहा, तो सरकार ने इसे मेन एक्ट में ही प्रावधान कर दिया है। तो इसके लिए अपने सप्लायर का ध्यान रखें, अदरवाइज डिपार्टमेंट द्वारा उसकी क्रेडिट नहीं दी जाएगी। जीएसटी के ऑडिट की भी रिक्वायरमेंट को एक अभी जो सीएसए या सीएमए कराने की रिक्वायरमेंट थी उसे खत्म कर दिया गया है। नया 9 और 9C का फॉर्मेट हो सकता है आए नेक्स्ट ईयर में, अभी वो नोटिफाई नहीं हुआ है। व्हीकल डिटेंशन के मामले में भी जो यदि कोई माल जा रहा है उसका अपने ई-वे बिल या इनवॉइस नहीं मिलता है, उसे डिटेन किया जाता है, तो पहले आपको 100% टैक्स और 100% पेनल्टी भरना पड़ता था, लेकिन वो अभी सरकार ने 200% पेनल्टी ही डायरेक्ट कर दी है। और ताकि बहुत सारे केसेस हाईकोर्ट्स में चल रहे थे कि टैक्स नहीं लिया जा सकता, तो सरकार ने 200% पेनल्टी ही कर दी है। और यदि आप उसको नहीं भरते हैं तो आपको एटलीस्ट 25% उस अमाउंट का भरकर आप अपील में जा सकते हैं। तो इसका ध्यान रखें, अपने ई-वे बिल और इनवॉइस जरूर उसके साथ हो। आने वाले समय में हालांकि ई इनवॉइसिंग लगभग सभी टैक्स पेयर्स के लिए कंपलसरी हो रही है। 5 करोड़ से ऊपर या 10 करोड़ से ऊपर जो भी
टैक्स पेयर्स हैं, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, उन सब के लिए ई इनवॉइसिंग आ जाएगा। तो ई इनवॉइसिंग आने से वो डायरेक्ट ही GST R1 में रियल टाइम बेसिस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए इसका खास ध्यान रखें। और एक जो खास बात एक्सपोर्टर्स के लिए कि एक्सपोर्टर्स को अभी रिफंड यदि वो विद, दो ऑप्शन है, यदि वो विद पेमेंट ऑफ ड्यूटी एक्सपोर्ट करते हैं तो विद इन 7 डेज 10 डेज उनका जो रिफंड है वो कस्टम डिपार्टमेंट से उनके अकाउंट में डायरेक्ट ही आ जाता है। बहुत ही परफेक्ट और इजी सिस्टम है। यदि वो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी करते हैं एक्सपोर्ट तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड लोकल डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। अब सरकार ने इसमें एक एक्सपोर्ट पेमेंट रियलाइजेशन से इसमें लिंक कर दिया है कि यदि फेमा के अंतर्गत जो एक्सपोर्ट रियलाइजेशन की समय सीमा है, यदि आपको उस समय सीमा में एक्सपोर्ट का पेमेंट रिसीव नहीं होता है तो जो आपने रिफंड क्लेम किया है, आपको रिफंड मिला है सरकार की तरफ से, उसे आपको विद इन 30 डेज ब्याज के साथ जमा कराना होगा। और आने वाले समय में सरकार ने अपने पास ये अधिकार भी रख लिया है कि वो किसी क्लास ऑफ सप्लायर्स के लिए ही इस सुविधा को रिजर्व कर सकती है कि जो जेन्युइन एक्सपोर्टर्स हैं, ताकि जो अभी इसका मिसयूज हो रहा है उसे रोका जा सके। तो सरकार ऐसे क्लास ऑफ पर्सन्स को नोटिफाई करेगी कि जिन्हें पेमेंट आने से पहले ही सरकार जो अभी रिफंड दे रही है वो उन्हें कंटिन्यू करेगी, बाकी लोगों को ये तभी मिलेगा जब पेमेंट आ जाएगा। ऐसा आने वाले समय में हो सकता है। तो एक्सपोर्ट रियलाइजेशन का भी ध्यान रखें। कई बार जो सिस्टर कंसर्न्स होती है जो ओवरसीज काम कर रही है उस समय उसके भी पेमेंट में कई बार डिले हो जाता है, तो उसका ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखें, आने बजट बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। सरकार बहुत ही फिजिकल डेफिसिट बढ़ाकर भी खर्चा कर रही है इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। और आने वाले समय में जो पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, उससे हर सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ने वाली है। और इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत इंसेंटिव्स आ रहे हैं। तो अपने कैपेसिटी मेंटेन करके चलें, उसे बढ़ाएं, और आने वाला समय इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया है। और हमारी इंडस्ट्री इंसेंटिव्स पर हमने पहले भी एक हमारी बुकलेट निकाली थी। अभी नए प्रावधानों की हम एक और नई बुकलेट कुछ दिनों में पब्लिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वो बुकलेट और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।